1526 हिंदुस्तानी इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान के खानदान से थे, वो काबुल से लोधी वंश से लड़ने पानीपत आए। बाबर, जो एक बहुत अच्छे सिपह सालार थे और बारूद के इस्तेमाल में माहिर थे, उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ये जीत सिर्फ लड़ाई की नहीं थी। बाबर अपने पुरखों की जमीन पर राज करना चाहते थे और उन्हें लगा कि हिंदुस्तान उनके सपने के लिए सबसे अच्छी जगह है। बाबर की किताब बाबरनामा हमें उनके बारे में बहुत कुछ बताती है। वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक शायर, कुदरत से प्यार करने वाले इंसान और एक प्यारे पिता भी थे। उन्होंने हिंदुस्तान, यहाँ के लोगों, पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिससे पता चलता है कि वो इस नई जगह की खूबसूरती से कितने प्रभावित थे। वो लिखते हैं, हिंदुस्तान की गर्मी कुछ अलग ही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। उनकी यही खूबियां लड़ाई में दमदार, कला प्रेमी और हर हालात में ढल जाने वाला मुगल वंश की पहचान बनी। शुरुआती जीत के बाद भी बाबर का राज पूरी तरह से पक्का नहीं था। उन्हें राजपूत राजाओं और अफगान सरदारों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो खुद राज करना चाहते थे। लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी। अगले 4 साल उन्होंने अपनी सत्ता मजबूत करने, विद्रोह कुचलने और अपने साम्राज्य के लिए नियम कानून बनाने में बिताए। उन्होंने एक केंद्र सरकार का विचार दिया, जिसे उनके बाद आने वाले बादशाहों ने और बेहतर बनाया। बाबर का राज छोटा जरूर था, लेकिन मुगल साम्राज्य की नींव रखने में बहुत अहम था। 1530 में उनकी मृत्यु हो गई और वो एक नया साम्राज्य छोड़ गए, जिसमें बहुत संभावनाएं थीं। उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर काबुल वापस ले जाया गया, लेकिन उनकी विरासत हमेशा के लिए हिंदुस्तान के साथ जुड़ गई। मुगल साम्राज्य असली रूप में बाबर के पोते जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय में बना, जो सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह बन गए। अकबर, जिन्हें अकबर महान भी कहा जाता है, एक दूरदर्शी शासक, एक कुशल सेनापति और एक चतुर प्रशासक थे। अकबर को एक ऐसा राज्य मिला था जो अंदरूनी कलह और बाहरी खतरों से घिरा हुआ था। उन्होंने अपने शासनकाल के शुरुआती साल अपनी शक्ति को मजबूत करने, विद्रोही अफगान सरदारों और राजपूत राजाओं को, जो मुगल सत्ता को चुनौती देते थे, को हराने में बिताए। अकबर का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक मेल मिलाप की नीति अपनाकर अतीत से अलग था। उन्होंने जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, को खत्म कर दिया और सभी धर्मों के लोगों का अपने दरबार और प्रशासन में स्वागत किया। उन्होंने राजपूत राजकुमारियों से शादी की, जो शक्तिशाली राजपूत राज्यों को मुगल सल्तनत में मिलाने के लिए एक रणनीतिक कदम था। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म का निर्माण था, जो इस्लाम, हिंदू धर्म और पारसी धर्म के तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। एक समान धार्मिक पहचान बनाने का यह प्रयास हालांकि अंततः असफल रहा, लेकिन एक संयुक्त और समावेशी भारत के अकबर के दृष्टिकोण को दर्शाता है। अकबर का शासनकाल केवल विजय और धार्मिक नवाचार के बारे में नहीं था। वह कला के संरक्षक थे और मुगल कला, वास्तुकला और साहित्य के स्वर्ण युग के साक्षी रहे। उन्होंने आगरा के किले और फतेहपुर सीकरी शहर सहित शानदार किलों, महलों और मस्जिदों के निर्माण का काम शुरू करवाया, जो मुगल स्थापत्य भव्यता का प्रमाण है। उनका दरबार विद्वानों, कवियों, संगीतकारों और कलाकारों से सजा हुआ था, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान का जीवंत वातावरण बन गया। 5 दशकों से अधिक समय तक चलने वाले अकबर के शासनकाल ने मुगल साम्राज्य को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य में बदल दिया। उन्होंने सहिष्णुता, प्रशासनिक प्रतिभा और सांस्कृतिक उत्कर्ष की विरासत छोड़ी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उनका बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर मतलब दुनिया जीतने वाला, मुगल सिंहासन पर बैठा। जहांगीर का शासनकाल दरबारी साजिशों और विद्रोहों से भरा हुआ था, लेकिन यह कलात्मक प्रतिभा और शाही विस्तार का युग भी था। जहांगीर खूबसूरती के पारखी, कला के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। उन्होंने कार्यशालाएं स्थापित की, जहां कुशल कलाकारों ने
उत्तम लघु चित्र बनाए जो अपने जटिल विवरण और जीवंत रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। जहांगीर स्वयं प्रकृति के गहरे प्रेक्षक थे और वनस्पति विज्ञान और प्राणीशास्त्र में बहुत रुचि रखते थे। खूबसूरती के प्रति जहांगीर का आकर्षण कला से परे था। उन्होंने शानदार बगीचों के निर्माण का काम शुरू करवाया, जैसे कश्मीर में शालीमार बाग, जिसे धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। मुगल इतिहास दुर्लभ फूलों, विदेशी जानवरों और कीमती पत्थरों के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। उन्होंने एक बार लिखा था, रूप और रंग की सुंदरता के प्रति मेरा लगाव सभी जानते हैं। सौंदर्य के प्रति यह प्रेम उनके दरबार और प्रशासन के हर पहलू में व्याप्त था। अपनी कलात्मक प्रवृत्ति के बावजूद जहांगीर एक विशाल साम्राज्य पर राज करने की चुनौतियों से अनजान नहीं थे। उन्हें अपने ही बेटों, विशेष रूप से राजकुमार खुसरो और राजकुमार खुर्रम, बाद में शाहजहां के विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके अधिकार को चुनौती दी थी। फिर भी वह साम्राज्य की अखंडता को बनाए रखने में कामयाब रहे और यहाँ तक कि इसकी सीमाओं का विस्तार भी किया। फारसी राजकुमारी नूरजहां से उनकी शादी, जो असाधारण बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा वाली महिला थी, ने उनके शासनकाल में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। जहांगीर पर नूरजहां का प्रभाव बहुत अधिक अटकलों और साजिशों का विषय बन गया। कुछ इतिहासकार उन्हें सिंहासन के पीछे काफी शक्ति का प्रयोग करने का श्रेय देते हैं। जहांगीर का शासनकाल हालांकि अक्सर अपने पूर्ववर्तियों और उत्तराधिकारियों द्वारा ढका हुआ है, फिर भी मुगल इतिहास में एक आकर्षक अध्याय बना हुआ है, जो कलात्मक संवेदनशीलता, राजनीतिक साजिश और शाही महत्वाकांक्षा के अनोखे मिश्रण से चिह्नित है।